ये है एक स्टोरी जो शुरू होती है एक ग्लास कोका कोला से, जो दुनिया भर में हैप्पीनेस, हार्मनी और टुगेदरनेस का आइडिया बेचता है। लेकिन क्या ये सब एक डिस्ट्रैक्शन है? क्योंकि सच तो ये है कि कोका कोला पे बहुत सारे सीरियस एक्विजिशन लगे हैं, डिजीज, ड्राउट, एक्सप्लॉयटेशन और बहुत कुछ। तो चलो एक जर्नी पे चलते हैं, देखते हैं कैसे कोका कोला बना वर्ल्ड का सबसे रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड और इसके पीछे का कॉस्ट क्या है। क्योंकि एक बात तो पक्की है, शुगर वाटर बेच के कोई एम्पायर नहीं बनाता है, और अगर तुम सच बोल लो तो बस। Get the feel of wholesome refreshment with an ice-cold bottle of Coca-Cola. Ice-cold Coca-Cola. Only Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. Coca-Cola is bright and lively. Coca-Cola has more zest. बैक इन 1980s मेडिकल साइंस अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई थी। लोग डॉक्टर से थक चुके थे। पेटेंट मेडिसिन का क्रेज था। पोशन और एलिक्सर जो क्लेम करते थे कि वो हर बीमारी का इलाज है, पर असल में ये मोस्टली डेंजरस केमिकल का मिक्स था, वो भी बिना किसी FDA रेगुलेशंस के। एक फेमस ड्रिंक थी विन मरियानी, वाइन और कोकेन का कॉम्बो। इस ड्रिंक का दावा था कि ये ऑलमोस्ट हर एलिमेंट को ठीक कर देता है। पोप लियो द 13 इसके एड में फीचर्ड थे और थॉमस एडिसन भी इसका एक बड़ा फैन था। इसके एड्स कहते थे रिस्टोर हेल्थ, स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड वाइटलिटी। इस ड्रिंक का एक बड़ा फैन जॉन स्टिथ पेम्बरटन, एक वॉर वेटेरियन और केमिस्ट जो अप्रैल 1865 में बैटल ऑफ कोलंबस में इंजर्ड हुआ था। डॉक्टर्स ने सोचा था कि वो मर जाएगा, इसीलिए उसको मॉर्फिन दिया गया पेन के लिए। लेकिन जॉन सरवाइव कर गया, पर उसको मॉर्फिन का एडिक्शन हो गया। जब उसने विन मरियानी ट्राई किया, उसको लगा कि उसकी एडिक्शन को हेल्प कर रही है, लेकिन असल में ये वाइन और कोकेन का टेम्पररी हाई था। पेम्बरटन जो एक एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट था, उसने सोचा क्यों ना अपना वर्जन बनाया जाए। 1884 में लॉन्च हुआ फ्रेंच वाइन कोकाओ, बेसिकली विन मरियानी का नॉकऑफ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट के साथ, जैसे डामियाना और कोला नट। 1885 में अटलांटा में अल्कोहल प्रोहिबिशन आया और अल्कोहल बैन हो गया। पेम्बरटन ने अपनी ड्रिंक में से वाइन निकाल दी और कार्बोनेटेड वाटर ऐड किया, पर ड्रिंक बहुत ज़्यादा बिटर हो गई, तो उसने बहुत सारा शुगर ऐड किया, लगभग 34 ग्राम्स पर सर्विंग। अब ड्रिंक का नाम बदलना था। उसके अकाउंटेंट और पार्टनर फ्रैंक रॉबिन्सन ने एक कैची नाम सजेस्ट किया, कोका कोला। कंपनी बाद में कहती रही कि ये नाम बस एक ऑल्टरेशन है और इसका कोई भी मतलब नहीं है, पर यह बात बिल्कुल झूठ थी। नाम एक्चुअली दो मेन इंग्रेडिएंट पे बेस्ड था, कोका लीव्स यानी कोकेन एक्सट्रैक्ट और कोला नट्स यानी कैफीन का सोर्स। मई 8, 1886 को पहला ग्लास ऑफ कोका कोला जेकब्स फार्मेसी में एटलांटा में सर्व हुआ, और वो भी सिर्फ 5 सेंट में। फर्स्ट ईयर में सिर्फ 9 ग्लासेस पर डे बिकता था। आज भी कोका कोला ऑफिशियली डिनाई करता है उसके ड्रिंक में कभी कोकेन था ही नहीं, पर ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। ओरिजिनल फॉर्मूला में कोकेन बेस्ड कोका लीफ एक्सट्रैक्ट था और 1929 तक ये इंग्रेडिएंट ग्रेजुअली रिड्यूस किया गया। लेकिन 1880 से 1900s तक कोई इसकी चिंता नहीं करता था, क्योंकि कोकेन लीगल था और मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि सेल्स नहीं हो रही थी। पेम्बरटन ने इसको मेडिसिनल ड्रिंक के रूप में बेचने की काफी कोशिश की, कभी ब्रेन टॉनिक और कभी इंटेलेक्चुअल बेवरेज के नाम पे, लेकिन मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट मेडिसिन अवेलेबल थी और कोक स्टैंड आउट नहीं कर रहा था। पेम्बरटन की हेल्थ रैपिडली डिटोरेट हो रही थी, उसकी मॉर्फिन एडिक्शन वर्स हो गई थी, स्टमक कैंसर डेवलप हो गया था और फाइनेंशियल ट्रबल्स भी काफी बढ़ गए थे। डेस्परेटली उसने कंपनी के शेयर्स डिफरेंट इन्वेस्टर्स को बेचना शुरू कर दिए। अगस्त 16, 1888 में जॉन पेम्बरटन की डेथ हो गई, सिर्फ 57 ईयर ओल्ड, बिना ये जाने कि उसका
ड्रिंक एक दिन वर्ल्ड फेमस बन जाएगा। उसके डेथ के टाइम पे कंपनी का वैल्यू सिर्फ $2,300 था। पेम्बरटन की डेथ से पहले एक बिजनेसमैन जिसका नाम ऐसा ग्रीक कैंडलर था, उसने कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू किया और 1891 तक कैंडलर ने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया, वो भी सिर्फ 2300 के इन्वेस्टमेंट के साथ। कैंडलर के बारे में एलिगेशंस हैं, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए और कंपनी के अर्ली रिकॉर्ड्स जला दिए ताकि अपने ट्रैक्स को कवर कर सके, पर ये कभी प्रूव ही नहीं हो पाया। कैंडलर एक रियल मार्केटिंग जीनियस था जिसने अपने ब्रांड को बड़ा करने के लिए काफ़ी स्ट्रैटेजीज अपनाई, जिसमें से फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जिसमें टाउन में कोका कोला के बैनर्स हर जगह लगवाए, बिलबोर्ड और प्लाक कार्ड लोगों को हर जगह दिखने लगे। सेकेंड स्ट्रैटेजी, उसने फ्री सैम्पलिंग स्टार्ट किया, सारे फार्मेसी से टॉप कस्टमर्स की लिस्ट मंगवाई और उनको फ्री कोका कोला कूपन्स भेजने लगे। लॉजिक ये था कि एक बार फ्री में कस्टमर से ट्राई करेगा तो लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन जाएगा, स्पेशली जब ड्रिंक में एडिक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो। थर्ड स्ट्रैटेजी, रिपोजिशनिंग ऑफ दिस ब्रांड, यानी मेडिकल ड्रिंक से रिफ्रेशिंग बेवरेज में कन्वर्ट करना। ये उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि पेटेंट मेडिसिन इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की स्क्रूनिटी काफ़ी बढ़ गई थी। स्ट्रैटेजी नंबर 4, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करवाना। उस वक्त के सबसे बड़े मूवी स्टार्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन और जो भी फेमस नेम हो उनसे अपने ब्रांड का एंडोर्समेंट करवाना। स्ट्रैटेजी नंबर 5, सेंटा क्लॉज कनेक्शन। 1930s से कोक ने सेंटा क्लॉज को रेड सूट में दिखाना शुरू कर दिया अपने एड में। ये पॉपुलर बिलीफ है कि कोक ने सैंटा को मॉडर्न इमेज क्रिएट किया, दो सैंटा पहले से ही रेड कोट पहनता था। कैंडलर ने हर साल एडवर्टाइजिंग बजट को बढ़ाया। 1892 में $11,401 का बजट था। वहीं 1901 आते आते कैंडलर ने हर साल $100,000+ का मार्केटिंग स्पेंड किया और 1911 तक कैंडलर हर साल $1 मिलियन+ स्पेंड करने लगा अपने मार्केटिंग में। ये उस ज़माने में रेवोल्यूशनरी था। इनिशियली कोका कोला सिर्फ सोडा फाउंटेन में मिलता था। ये कॉस्ट इफेक्टिव था क्योंकि सिर्फ सिरप को शिप करना होता था। 1899 में 2 लॉयर्स बेंजामिन थॉमस और जोसेफ व्हाइटहेड ने कैंडलर को बॉटलिंग का आइडिया दिया। कैंडलर को यह आइडिया स्टूपिड लगा क्योंकि बॉटलिंग काफ़ी एक्सपेंसिव थी और कॉम्प्लिकेटेड भी। ग्लास बॉटल्स ब्रेक हो सकते थे, रेफ्रिजरेशन इशू था, पर उन्होंने एक हिस्टोरिक मिस्टेक की, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जिसमें बेंजामिन और जोसेफ को एक्सक्लूसिव बॉटलिंग राइट्स दे दिए, वो भी सिर्फ $1 के नॉमिनल फी के बदले में। इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम लिमिट या प्राइस एडजस्टमेंट क्लॉज नहीं था। इसका मतलब बॉटलर्स को फॉरएवर चीप सिरप मिलता रहेगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना ही बढ़ जाए, पर फिर भी कैंडलर को अपने सप्लायर को सेम प्राइस पर सिरप्स प्रोवाइड करना होगा। कोका कोला कंपनी को डेकेड्स तक लीगल बैटल्स लड़नी पड़ी। कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए बॉटलिंग राइट्स वापस खरीदने में। ये आर्ग्यूएबली बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल ब्लंडर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अब शुगर राशनिंग अनाउंस हुई, लेकिन कोका कोला ने एक अब्सर्ड क्लेम किया कि उन्हें शुगर राशनिंग से एग्जम्प्ट होना चाहिए। उनके हिसाब से कोका कोला एक एसेंशियल वॉर टाइम प्रोडक्ट था। और भी अब्सर्ड बात यह थी कि गवर्नमेंट मान गई। ये ज़्यादातर इसीलिए हुआ क्योंकि कोका कोला ने गवर्नमेंट को लॉबी करने में भारी पैसे स्पेंड किए थे। कोक ने काउंटलेस स्टडीज फंड किए गवर्नमेंट को कोक के बेनिफिट्स कन्विंस करने के लिए, और क्लेम किया कि कोक सोल्जर्स के मोरल कैसे अप रखेगा और एनर्जी बूस्ट देगा जब वो वॉर में हो। इवेंचुअली यूएस गवर्नमेंट ने भी एक कोका कोला के एग्जीक्यूटिव को राशनिंग बोर्ड में अपॉइंट कर लिया, जिसने फिर कोका कोला को शुगर राशनिंग से एग्जम्प्ट दे दिया क्योंकि हर दूसरी कंपनी को वॉर के दौरान शुगर कम यूज करना पड़ा। कोक यहाँ तक नहीं रुका। कोक के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो इंश्योर करेंगे कि हर सोल्जर जो यूनिफॉर्म में है उसे कोक की बोतल 5 सेंट में मिले, वो जहाँ भी हो, और कंपनी को जो भी खर्चा करना पड़े
वो उसे बेयर करेंगे। इस लो प्राइस पे कोका कोला को बेचकर कंपनी को काफी सारा लॉस हुआ, फिर भी ये डिसीजन बिल्कुल जीनियस साबित हुआ। पहले तो पब्लिक और फिर सोल्जर्स की नज़र में कोक का ये एफर्ट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना गया। कोक को मिलियंस ऑफ अमेरिकन के दिमाग में ह्यूज पब्लिक सपोर्ट और गुडविल मिला। कोक और पेट्रोटिज्म जुड़ गए। कोक ने इस मौके का काफ़ी फ़ायदा उठाया और नए वॉर टाइम एड्स बनाए, जिसमें सोल्जर्स के हाथ में कोक की बॉटल्स को दिखाया। लेकिन पर्दे के पीछे कोक ने गवर्नमेंट के साथ डील की थी कि ओवरसीज कोका कोला बॉटलिंग प्लांट सेटअप करने में गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे। उनका क्लेम था कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस फैलेगा और सोल्जर्स का मोरल बूस्ट करेगा, लेकिन असल में इसका मतलब ये था कि टैक्स पेयर्स के पैसे से कोक इंटरनेशनल एक्सपांशन फंड कर रहा था। वॉर के दौरान दुनिया भर के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे 64 कोक बॉटलिंग प्लांट सेटअप हुए, ज्यादातर गवर्नमेंट फंडेड। एक्चुअली वॉर के दौरान कोका कोला प्लांट को इंस्टॉल करने वाले टेक्नीशियंस को इतना ही वाइटल माना जाता था जितना कि एक प्लेन और टैंक ठीक करने वाले सोल्जर्स को, क्योंकि अब कोका कोला सोल्जर्स की दुनिया में जहां भी एक्सेसिबल थी वो लोकल्स के साथ अपने ड्रिंक शेयर करते और कोक को इसका बड़ा बेनिफिट मिला ग्लोबली एक्सपैंड करने में। सोल्जर्स इस ड्रिंक के इतने थैंकफुल थे कि उन्हें वॉर के दौरान घर का टेस्ट मिल रहा था और वो इसके सबसे बड़े एडवोकेट बन गए। यूएस मिलिट्री बेसिकली कोका कोला की सेल्स फोर्स बन गई। जहां भी वो गए नए लोगों को कोक इंट्रोड्यूस करते गए। इसलिए जबकि वॉर का ज्यादातर कंपनीज और लोगों पे डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ, कोका कोला पूरे ग्लोब में पहले से भी तेजी से एक्सपैंड करने लगा। आज तक दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो कोक नहीं बेचती, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। वॉर के दौरान कोक ने जो डील्स की वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल थी कि कोक रैपिड ग्लोबली एक्सपेंशन करेगा। लेकिन इस हार्ट वार्मिंग आइडिया में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि कोका कोला एक अमेरिकन पेट्रियाटिक कंपनी थी जो अमेरिकन सोल्जर्स की केयर करती थी। वॉर के दौरान कोका कोला कंपनी नाजी जर्मनी को भी कोक सप्लाई कर रही थी, हाँ, जबकि वो यूएस में कोक ट्रूप्स को सपोर्ट करने का नारा लगा रही थी और जर्मनी में वो बिजी थी खुद को किसी भी अमेरिकन चीज से अलग करने में। और अक्सर कोक का लोगो स्वास्तिका के साथ दिखाया जाता। कोक को हिटलर के यूथ रैलीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता जो कि अमेरिका के अगेंस्ट थी और नाजी एजुकेशनल पैम्पलेट में एडवर्टाइज किया जाता। कोका कोला लिटरली दोनों साइड खेल रहा था। आखिर जर्मनी उनके लिए एक बड़ा मार्केट था, लेकिन जैसे कि वॉर प्रोग्रेस हुआ रिस्ट्रिक्शंस आने लगी जो जर्मनी को गुड सप्लाई करने में बंद कर देती। ज्यादातर मल्टीनेशनल कोऑपरेशन के लिए इसका मतलब था कि वो अब जर्मन्स को अपने प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर सकते। लेकिन जर्मनी में कोक की सबसे बड़ी बॉटलिंग प्लांट्स ऑपरेट कर रही थी। मैक्स कीथ जो जर्मनी ऑपरेशंस का हेड था, उसके पास एक आइडिया था इस रिस्ट्रिक्शंस को काउंटर करने के लिए। उसने लोकल केमिस्ट से नया ड्रिंक बनवाया जो कोक से वेगली सिमिलर था, लेकिन कोक सिरप से बनने की बजाय वो जो अब इंपोर्ट नहीं हो सकता था, ये दूसरे फूड प्रोडक्ट्स के लेफ्टओवर स्क्रैप से बनता था, जैसे एप्पल फाइबर्स। ये नया ड्रिंक था, बाद में फैंटा नाम से जाना गया क्योंकि वॉर की वजह से कई और ड्रिंक्स बैन हो गई थी। फैंटा नाजी जर्मनी में ह्यूज हिट हुआ। कुछ सोर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि कीथ ने कंसंट्रेशन कैंप्स में फोर्स्ड लेबर को यूज किया प्रोड्यूस करने के लिए। जो हम पक्के तौर पे जानते हैं वो ये है कि वॉर के एंड में इस नए फैंटा ड्रिंक सारा प्रॉफिट कोका कोला के हेडक्वार्टर्स में वापस गया और मैक्स कीथ को कोका कोला कंपनी में प्रमोशन मिली। 1955 तक वो कई अलग कंट्रीज में फैंटा बेचने लगा। जाहिर है अपनी हिस्ट्री की तरह कोक ने असली स्टोरी से खुद को दूर करने की कोशिश की है। कोक आपको कभी नहीं बताएगा कि उनका सबसे बड़ा और सीक्रेट ड्रिंक का फॉर्मूला जो कि उनके हेड ऑफिस में हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में एक ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए छुपा रखा है, लेकिन ये फॉर्मूला इतना भी सीक्रेट नहीं है। ये विकिपीडिया पे भी अवेलेबल है। जाहिर है कोका कोला की सक्सेस का फॉर्मूला से बहुत कम लेना देना है। आप इसका क्लोन प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन इनसे कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। देखते हैं ऐसा क्यों। एक दिन अटलांटा के एक स्कूल में एक टीचर ने प्रिंसिपल को सजेस्ट किया कि उनके स्कूल वेंडिंग मशीन्स में कुछ हेल्दियर चॉइसेस ऐड करना चाहिए, जैसे कि फ्रेश फ्रूट जूसेस। वो ये सुन के बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि जब उसे बताया गया कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि स्कूल का कोका कोला के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। कोक स्कूल को हर साल $300,000 पे करता है, लगभग $1 पर स्टूडेंट, ताकि वो डिसाइड कर सके कि स्कूल क्या प्रोडक्ट सेल करेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स काउंटलेस स्कूल के साथ पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में कोक ने किए थे। ये उनकी क्रैडल टू ग्रेव स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। बेसिकली किसी को लाइफ लॉन्ग कोक कस्टमर बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो बचपन से ही उसे पीना शुरू कर दे। कोक के एक मार्केटिंग चीफ ने ये भी पॉइंट आउट किया कि ये स्टूडेंट्स जब यंग और वल्नरेबल एज में हों तभी उन्हें कोक का कस्टमर बना दें, ताकि वो लाइफ लॉन्ग बहुत आसान से कोक परचेस करे रादर देन बाद में जब वो बड़े हो जाएंगे तब। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में स्कूल के बच्चों को ज़्यादा कोका कोला बेचकर एडिशनल पैसा भी कमाया जा सकता था, क्योंकि कई स्कूल अंडर फंडेड थे और उन्हें डेस्परेटली फंड्स चाहिए थे। वो अपने बच्चों को कोक के प्रोडक्ट्स बेचते थे। ये सिर्फ एक तरीका है उनके कई तरीकों में से जिसे कोक ने बच्चों को एडवर्टाइज करने का रूल्स क्रिएट किया। दूसरा तरीका ये है कि कोक ने काउंटलेस कलेक्टर्स आइटम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग बार्बी डॉल, प्लेइंग कार्ड्स, बोर्ड गेम्स और डिलीवरी ट्रक्स और दूसरे काफ़ी टॉयज जो क्लेम करते थे कि वो एडल्ट्स के लिए है। फिर जाहिर है क्रिसमस एड्स हैं जो उन्हें डेलिबरेटली सैंटा और कोका कोला के इम्प्रेशनेबल चिल्ड्रंस के दिमाग में जोड़ देते हैं। 1982 में कोक ने कोलंबिया पिक्चर्स भी खरीदा ताकि वो इजीली फिल्म्स में प्रोडक्ट प्लेसमेंट इंटीग्रेट कर सके। ऑल्दो बाद में उन्हें फिल्म स्टूडियो को बेचना पड़ा और उन्होंने डिसाइड किया कि दूसरी कंपनीज को प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए पे करेंगे। लेकिन फैमिली फिल्म्स में प्रोडक्ट प्लेसमेंट करना एक क्लेवर स्ट्रैटेजी थी जो कि उन्हें बच्चों को टारगेट करने के लिए काफ़ी हेल्प कर रही और ये काम भी करता था। एक रिसर्च ने दिखाया कि बच्चों के लिए कोक दुनिया के मोस्ट रिकॉग्नाइज ब्रांड में से एक है, लेकिन 1980s में कोक के लिए एक नई प्रॉब्लम इमर्ज हो रही। कोक का एक नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट के बारे में और ज़्यादा रिपोर्ट्स पब्लिक हो रही। ये हमेशा से कोक के लिए एक प्रॉब्लम रही। इन रिपोर्ट्स में कई बार ये सजेस्ट किया जाता कि कोक पीने से दांत खराब होता है, पर इस बार एक नई रिपोर्ट पब्लिश हुई जो कि काफ़ी सीरियस एलिगेशंस कोक पर लगा रहे थे, जैसे कि कोक पीने से ओबेसिटी, डायबिटीज और कई हेल्थ इश्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों की एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक डेली कंज्यूम करने से उन्हें बाकी बच्चों की कंपैरिजन में 60% ज़्यादा ओवरवेट कर देता है। दूसरी स्टडी ने यह दिखाया कि अगर बेबीज डेली हाई शुगर इंटेक रखते हैं तो उन्हें ये लाइफ लॉन्ग शुगर पे डिपेंड कर देता है। होलसमनेस की इमेज पे बिल्ड हुए इस ब्रांड के लिए ये एक मेजर सेटबैक था। इतनी वाइड वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम से डायरेक्टली कनेक्ट होना, स्पेशली जब कोक एक्टिवली बिगर पोर्शन साइज ऑफर करने की स्ट्रैटेजी परस्यू कर रहा था, और ये भी मदद नहीं कर पा रहा था कि कोक अपने रेसिपी में कैफीन क्यों ऐड करता था। कोका कोला क्लेम करता था कि ये प्योरली टेस्ट पर्पस के लिए है, लेकिन जब उनके मार्केटिंग कैंपेन ब्लाइंड टेस्ट में लोगों को नॉन कैफिनेटेड वर्जन के साथ कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा, तब कुछ लोगों का कंसर्न काफ़ी बढ़ गया कि वो कोक के रेसिपी में एक एडिक्टिव कैफीन सब्सटेंस क्यों ऐड कर रहा है, जबकि ये ड्रिंक बच्चों के लिए भी है। लेकिन सोडा इंडस्ट्री में सेम रियलाइजेशन आया जो कि इससे पहले टोबैको इंडस्ट्री में आई थी। साइंस पे डाउट करना पॉलिसीज पे डिबेट करने से काफ़ी आसान है, क्योंकि आप हमेशा क्लेम कर सकते हो कि और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। इसलिए पर्दे के पीछे कोक सॉफ्ट ड्रिंक और ओबेसिटी, डायबिटीज के कनेक्शन पे डाउट करने के लिए सरप्राइजिंगली कोक के पे किए गए इन स्टडीज में जनरल क्लेम करते थे कोक ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज नहीं करता है, लेकिन वो कन्वीनियंटली ये मेंशन नहीं करते थे कि इन स्टडीज को कौन फंड कर रहा था। कोक ने शुगर, टैक्सेस और स्ट्रॉन्ग डाइटरी गाइडलाइंस के खिलाफ स्टेट ऑफिशियल्स को ब्राइब करने में भी कई एंडलेस मिलियन स्पेंड किए, और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बिहाइंड द डोर्स कई पॉलिटिशियंस के साथ डील्स किए, उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड किया और कोक के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनवाई। वो एथलीट्स,
और मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स को स्पॉन्सर करने में बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते थे। कई ग्रेट एथलेटिक परफॉर्मेंस और कोका कोला के बीच एक कनेक्शन का इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते। इस सफर ने दिखाया कि कोका कोला सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी नहीं है, ये एक मैनिपुलेशन मशीन है जो सिस्टमैटिकली सच को सरप्रेस करती रही, हेल्थ को सेक्रीफाइस करती रही और इमोशनल कनेक्शन को एक्सप्लॉइट करती रही। जॉन पेम्बरटन की एक इनोसेंट अटेम्प्ट अपनी एडिक्शन को क्योर करने के लिए एक्सीडेंटली दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मार्केटिंग एम्पायर क्रिएट कर गई। एक ऐसा एम्पायर जो एडिक्शन और झूठ पे बिल्ड किया गया है और हर कंट्रोवर्सी को सक्सेसफुली इमेज मैनेजमेंट से ओवरकम कर देता था। फाइनल रेजोल्यूशन ये है कि कोका कोला ने प्रूव कर दिया प्रोडक्ट क्वालिटी से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करता है, साइंस से ज़्यादा इमोशन मैटर करता है और सच से ज़्यादा मार्केटिंग मैटर करता है। उन्होंने शुगर वाटर को लोगों के दिमाग में लिक्विड हैप्पीनेस बना दिया और इस परसेप्शन की पावर ने दुनिया का एक सबसे बड़ा एम्पायर बनाया जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, हेल्थ स्टडीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है और फ्यूचर जनरेशन को अपना एडिक्ट बना सकता है। आज भी आप कोका कोला के एड्स में देखते हैं, वो अपनी ड्रिंक नहीं बेचते हैं, वो एक फीलिंग बेचते हैं, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, सेलिब्रेशन। और ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो कि इतनी पावरफुल है कि सभी इस ड्रिंक का सच जानकर भी लोग कोक को चूज करते हैं क्योंकि वो फीलिंग चूज करते हैं फैक्ट के ऊपर। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कंपनी की डार्क स्टोरी ब्रेकडाउन देखना है। सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसी शॉकिंग कॉर्पोरेट सीक्रेट्स हम फ्यूचर में एक्सपोज करते रहेंगे।